हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम मार्क नर्सिंग के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक और नए लेक्चर के साथ। तो प्रीवियस एक लेक्चर में हमने एनाटमी और फिजियोलॉजी देखी थी किडनी की। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। नेफ्रॉन होता क्या है, उसके हर एक पार्ट को, जैसे कि हमारा रीनल ट्यूब्यूल होता है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स में फिर जितने पार्ट्स होते हैं हम उनको डिटेल में देखेंगे। और खासकर हम ग्लोमेरुलस के स्ट्रक्चर को आज बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, फिल्ट्रेशन बैरियर को अच्छे से पढ़ने वाले हैं, और इनसे जो एक्सचेंज होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का, एब्जॉर्प्शन होता है, सिक्रीशन होता है, वो कैसे होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम देखने वाले हैं। ये लेक्चर बच्चों आगे के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा जब हम पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन की फिजियोलॉजी क्या होती है। तो उसमें आपको इस लेक्चर की कुछ पार्ट्स की, कुछ नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि आपको यूरिन फॉर्मेशन की जो फिजियोलॉजी है वो अच्छे से समझ में आए। हम आपसे बस एक रिक्वेस्ट करेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम ऐसे और लेक्चर्स आपके लिए ला सके। तो बात करें अगर स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बच्चों, तो नेफ्रॉन होता क्या है। तो नेफ्रॉन एक तरह का बच्चों फंक्शनल यूनिट है हमारी किडनी का। जैसा कि हम जानते हैं हमारी किडनी का काम होता है कि हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल बन रहे हैं उनको क्या करना, बॉडी से बाहर निकालना। तो अगर एक्चुअल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पर जो सेल काम कर रहा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। और इनका नंबर बच्चों लगभग 1.2 मिलियन होता है ईच किडनी में। अगर हम दोनों किडनी को मिला के देखें तो लगभग 2.4 से 2.5 मिलियन में इनका नंबर होता है। और ये क्या है बच्चों, फंक्शनल यूनिट है किसके, हमारे किडनीज की। ठीक, तो नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी. Each kidney contain approximately 1.2 1.5, that is wrong बच्चों, 1.2 million nephron. The nephron is responsible for 4 urine formation step through फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। तो जैसा कि हमने बात किया कि ग्राउंड लेवल पर जो एकदम एक्चुअल लेवल पर बच्चों जो काम करता है वो नेफ्रॉन ही काम करता है। तो हमारी किडनी का मेन काम क्या है बच्चों, यूरिन का फॉर्मेशन करवाना। और यूरिन का फॉर्मेशन होता है तो उसी में बॉडी के जितने वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और जो भी कुछ होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, वो यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो नेफ्रॉन बच्चों यूरिन फॉर्मेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप होते हैं, वो होता है फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। एक और स्टेप होता है बच्चों जो कि हम किसको कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। ये भी एक पार्ट है बच्चों यूरिन फॉर्मेशन का। रिसेंटली ज़्यादा बुक्स में नहीं दिया रहता, लेकिन कुछ बुक्स में कंसंट्रेशन या यूरिन को कंसंट्रेट करना भी क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन का ही पार्ट होता है। जो कि कैसे होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म से होता है और काउंटर करंट मल्टीप्लायर से होता है या एक्सचेंज से होता है बच्चों। ठीक, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में बच्चों हम यूरिन फॉर्मेशन की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को समझेंगे। अगर आप नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को समझे रहेंगे तभी आपको यूरिन फॉर्मेशन क्या होगा समझ में आएगा। ठीक, तो एक एक करके हम चलिए बात करते हैं पार्ट ऑफ न्यूरॉन। मेन पार्ट अगर नेफ्रॉन की बात करें तो बच्चों इसमें मेनली 2 पार्ट होते हैं। एक तो हमारा रीनल कार्पोसल होता है, दूसरा पार्ट होता है बच्चों रीनल ट्यूब्यूल। अब रीनल कार्पोसल क्या होता है बच्चों, रीनल कार्पोसल स्टार्टिंग पार्ट होता है बच्चों नेफ्रॉन का, जो कि मेनली किस रीजन में प्रेजेंट होता है, किडनी के कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट होता है। मतलब जो आउटर बॉर्डर होता है किडनी की, उस रीजन में प्रेजेंट होता है हमारा रीनल कॉर्पोसल। और रीनल ट्यूब्यूल्स का होते हैं बच्चों, ये नेफ्रॉन के ट्यूब वाले जितने स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम रीनल ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इसमें कई स्ट्रक्चर्स आते हैं, वो हम आगे देखेंगे बच्चों। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं रीनल कॉर्पोसल के बारे में। तो द रीनल कॉर्पोसल्स is the initial filtering unit of the nephron and is located in the renal cortex. ठीक, तो जो मेन काम होता है बच्चों, जो मेन मैकेनिज्म है रीनल फिल्ट्रेशन का, वो किससे होता है, इसी रीनल कॉर्पोसल से होता है। अब रीनल कॉर्पोसल कुछ ऐसी चीज से मिलकर बना होता है बच्चों जो कि क्या करता है, फिल्ट्रेशन को फैसिलिटेट करता है। तो इसमें मेनली 2 चीजें आती हैं, एक तो हमारा ग्लोमेरुलस आता है, दूसरा बाउन कैप्सूल आता है। अब ग्लोमेरुलस क्या होता है और बाउन कैप्सूल क्या होता है बच्चों। तो ग्लोमेरुलस क्या है, एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती है। मतलब ये कैपिलरी का एक समझ लीजिए गुच्छा है, एक संग्रहित क्या है, मतलब ढेर सारी कैपिलरीज एक मेन कैपिलरी आती है, फिर वो ढेर सारी माइनर कैपिलरीज में क्या होती है, डिफ्रेंशिएट हो जाती है और वो एक टफ्ट बनाती है, मतलब एक स्ट्रक्चर बनाती है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे बच्चों, ये हमारी एफरेंट आर्ट्रियोल है जो कि आ रही है, और फिर यहाँ पर एक ऐसे
गुच्छे टाइप का बना रही है, ठीक। तो जो ये गुच्छा बन रहा है बच्चों, इसी को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक। और फिर यहीं से क्या हो रहा है, ये निकल जा रहा है, इसको हम इफरेंट आर्टरियोल कहते हैं। और बाउंड कैप्सूल्स क्या होता है बच्चों, ये हमारा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, बल्जिंग सा स्ट्रक्चर दिख रहा है किसके अराउंड में, जो हमारी टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है ग्लोमेरुलस के अराउंड जो भी क्या दिख रहा है, एक स्ट्रक्चर दिख रहा है बल्जिंग सा, ये क्या है, ग्लोमेरुलस है, बाउंड कैप्सूल्स है। अब इनका काम क्या होता है, ये स्ट्रक्चर काम कैसे करते हैं, हम ये आगे देखने वाले हैं। ये इनका प्लेसमेंट कैसे होता है और इनका स्ट्रक्चर इस तरह से क्यों बना है, ये भी हम आगे देखेंगे बच्चों, ठीक। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले ग्लोमेरुलस के बारे में, ग्लोमेरुलस के बारे में। तो ग्लोमेरुलस क्या है बच्चों, ए टफ्ट ऑफ फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। अब ये फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज क्या होती हैं, तो जैसा कि आप इसमें एक रफ डायग्राम देख रहे होंगे बच्चों, ये क्या है, हमारा बाउंस कैप्सूल है, ये हमारा बाउंस कैप्सूल है, और ये हमारा क्या है, ग्लोमेरुलस है। अब ग्लोमेरुलस में जो कैपिलरीज होती हैं बच्चों, वो क्या होती हैं, टफ्ट मतलब फेनेस्ट्रेटेड होती हैं। क्या होती हैं बच्चों, फेनेस्ट्रेटेड होती है। फेनेस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, जो उनकी एंडोथेलियल सेल्स होती हैं, जैसे मैं बात करता हूं, सपोज करिए ये क्या है, कैपिलरीज है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, हमारे बाउंड कैप्सूल्स में प्रेजेंट है। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारी कैपिलरीज होती हैं, उनकी जो लाइनिंग होती है वो किसकी होती है बच्चों, इंडोथेलियल सेल्स की होती है, ठीक। ये क्या है, इंडोथेलियल सेल्स है। अगर हम किसी एक नॉर्मल एंडोथेलियल सेल्स की बात करें, एक सिंगल एंडोथेलियल सेल बच्चा कुछ ऐसा होता है, ठीक। इसमें कोई ओपनिंग नहीं होती है। जो ये क्या है, एक नॉर्मल एंडोथेलियल सेल है, नॉर्मल एंडोथेलियल सेल है, थेलियल सेल है। लेकिन जो हमारी ग्लोमेरुलस की एंडोथेलियल सेल्स होती हैं, वो कुछ इस तरीके से होती हैं, ठीक। ये क्या है बच्चों, हमारी ग्लोमेरुलस की इंडोथेलियल सेल है। आप इसमें देख रहे होंगे कि एक चैनल्स प्रेजेंट है बच्चों, ये क्या है, चैनल्स प्रेजेंट है। पहला चैनल ये है, दूसरा चैनल्स ये है। तो ये यही चैनल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो इससे उनमें क्या बन रही है, एक ओपनिंग बन रही है। इसी ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, फेनेस्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं बच्चों, फेनेस्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक। तो इसीलिए, और इनकी जो ये ओपनिंग होती है बच्चों, वो 5 से 100 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है, ठीक। तो एक मैं डायग्राम में फिर से बनाकर दिखा देता हूं आप सभी को, ठीक। इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा पीछे करके। क्या होता है, तो फेनेस्ट्रेशन का मतलब होता है बच्चों, ये सपोज करिए क्या है, हमारी बाउंस कैप्सूल है, ठीक। और इसमें कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, ऐसे ऐसे कुछ कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। तो इसी के हम एक सिंगल सेल को, एक सिंगल कैपिलरीज को उठा के देखें। सपोज करिए ये हमारी एक सिंगल कैपिलरीज है, जिसमें ब्लड आ रहा है और ब्लड जा रहा है। अगर इसके हम एक सिंगल सेल की बात करें, तो इसका सेल बच्चों कुछ इस तरीके से होगा। कैसा होगा कि इसमें ऐसे चैनल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक। क्या प्रेजेंट होंगे, चैनल्स प्रेजेंट होंगे। और इन्हीं चैनल्स को हम क्या बोलते हैं, फेनेस्ट्रेशन बोलते हैं, ओपनिंग बोलते हैं। जो ओपनिंग प्रेजेंट है बच्चों, इसी को हम फेनेस्ट्रेशन बोलते हैं। और इनका डायमीटर कितना होता है, 50 से 100 नैनोमीटर डायमीटर होता है। अब ये डायमीटर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों 50 से 100 नैनोमीटर ही होता है। अब देखिए, हमारे ब्लड में, हमारे प्लाज्मा में जितना भी बच्चों क्या होता है, वेस्ट मटेरियल होता है या इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, इन या प्रोटीन्स होते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनका डायमीटर बच्चों 50 से 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। तो इसके थ्रू वही वेस्ट मटेरियल, वही ऑर्गेनिक सब्सटेंस पास करता है, जिनका डायमीटर कितना कम होगा, 50 या 100 नैनोमीटर से क्या होगा बच्चों, कम होगा, ठीक। तो ये हो गया एफरेंट फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज के बारे में। सप्लाइड बाय एफरेंट आर्टरियोल एंड इफरेंट आर्टरियोल क्या होता है, ये तो आप जानते हैं कि जो ग्लोमेरुलस में आर्टरी जा रही है उसको हम एफरेंट आर्टरियोल बोलते हैं, और जो वहां से निकल रही है उसको हम इफरेंट आर्टरियोल बोलते हैं बच्चों, ठीक। तो ये हो गई उसके स्ट्रक्चर के बारे में, ग्लोमेरुलस के स्ट्रक्चर के बारे में। अब इसका फंक्शन क्या होता है बच्चों, इसका फंक्शन होता है फिल्टर करना, ठीक। क्योंकि देखिए, जो ब्लड प्रेजेंट है बच्चों, वो कहाँ प्रेजेंट है, इन्हीं कैपिलरीज के अंदर क्या है, प्रेजेंट है। तो अब ब्लड इसी के अंदर आ रहा है, ठीक। ये हमारी क्या हो गई, सपोज करिए ये हो गई अफरेंट आर्टरियोल हो गई, और यहां से इफरेंट आर्टरियोल हो गई, इफरेंट आर्टरियोल, और ये अफरेंट आर्टरियोल, अफरेंट आर्टरियोल। अब 1 मिनट में लगभग 1200 ml क्या होता है, ब्लड आता है बच्चों हमारे एफरेंट आर्टरियोल में, ठीक। जिसका लगभग 500
या 600 कुछ ml बच्चों 650 ml क्या होता है फिल्ट्रेशन में, क्या होता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस में पार्ट होता है, बाकी 500 कुछ ml बच्चों वो बाहर निकल जाता है। अभी 650 ml का लगभग 20% ब्लड जो कि 125 ml होता है बच्चों, वो क्या होता है फिल्टर होके निकल जाता है, जिसको हम GFR कहते हैं। जिसे GFR कितना होता है बच्चों 125 ml पर मिनट होता है। ठीक, तो ये फिल्ट्रेशन क्या करता है, ये जो हमारी ग्लोमेरुलस है बच्चों, ये फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। कितना होता है GFR 125 ml पर मिनट होता है। अलाउ, अब ये जो फिनेस्ट्रेशन था वो उन किन किन चीजों को वो अलाउ करता है कि वो उससे पास कर सके। सबसे पहला वाटर होता है, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस सारी चीजें आती हैं, ग्लूकोज होता है, यूरिया होता है, और प्रिवेंट पैसेज ऑफ ब्लड सेल, क्योंकि ब्लड सेल का जो डायमीटर होता है बच्चों वो उस फेनेस्ट्रेशन से क्या होता है ज्यादा होता है, और प्लाज्मा प्रोटीन को क्या करता है प्रिवेंट करता है। लेकिन जो कुछ स्मॉल साइज के बच्चों क्या होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, बहुत छोटे छोटे प्लाज्मा प्रोटीन, बहुत जिनका कम साइज होता है, वो क्या करते हैं उस फेनेस्ट्रेशन को पास कर जाते हैं, उस बैरियर को पास कर जाते हैं, जैसे कि इंसुलिन हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, कुछ माइनर अमाउंट में ये क्या होते हैं फिल्ट्रेशन बैरियर को क्रॉस करते हैं। ठीक, तो फंक्शन क्या होता है बच्चों ग्लोमेरुलस का, मेनली फिल्ट्रेशन को फैसिलिटेट करना। ठीक, अब अगर हम बाउंड कैप्सूल्स की बात करें तो बाउंड कैप्सूल क्या है बच्चों, ए डबल वॉल्ड एपिथेलियल कप सराउंडिंग द ग्लोमेरुलस। ठीक, अब देखिए ये क्या है ग्लोमेरुलस है, इससे क्या हो रही है चीजें फिल्टर आउट होके बाहर निकल रही है बच्चों। ठीक, क्या हो रही है फिल्टर आउट होके बाहर निकल रही है, तो इस स्पेस में आ रही है। तो अब इस जो फ्लूइड यहाँ पर आ रहा है इसको रिसीव करने के लिए कोई स्ट्रक्चर तो चाहिए, तो रिसीव करने के लिए जो स्ट्रक्चर बना होता है फ्लूइड को जो इस कैपलरीज से बाहर निकल रही हैं वो उसको रिसीव करने के लिए हमारा क्या होता है बाउंड कैप्सूल्स होता है। ठीक, तो इसमें मेनली दो मेम्ब्रेन होती है, एक होती है पैराइटल लेयर, एक होती है विसरल लेयर। तो विसरल लेयर क्या करती है ग्लोमेरुलस को फेस करती है, और जो फ्लूइड यहाँ से निकल रहा है उसको क्या करती है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है या ले लेती है बच्चों। ठीक, और जो पैराइटल लेयर होती है वो कुछ इस तरह से बनी होती है ताकि इधर बाहर फ्लूइड क्या हो लीक ना हो पाए बच्चों। ठीक, तो दो लेयर से बनी होती है, एक पैराइटल लेयर मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम form the outer wall of the capsule. Visceral layer closely cover the glomerulus capillaries made up of specialized cell called podocytes. ठीक, तो जो विसरल लेयर होती है बच्चों वो पोडोसाइट्स एक सेल होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, उनसे मिलकर बनी हुई होती है। हम इसके स्ट्रक्चर को आगे डिटेल में देखते हैं बच्चों। ठीक, तो इस डायग्राम में आप इसका ग्लोमेरुलस का या रीनल कॉर्पोसल का क्या देख रहे हैं बच्चों स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक, तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे ये क्या है एफरेंट आर्ट्रियोल है जो आके जाके बच्चों एक कैपिलरीज बनाती है। ठीक, तो मैं यहाँ पर एक सिंगल कैपिलरीज को रिप्रेजेंट किया हूँ। तो अगर मैं अब इसके इंडोथीलियल सेल्स की बात करूँ, जो ग्लोमेरुलस के इंडोथीलियल सेल्स होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं फिनेस्ट्रेटेड इंडोथीलियम बोलते हैं बच्चों। अब ये फिनेस्ट्रेशन क्यों जरूरी होता है, ताकि जो प्लाज्मा क्या हो सके उससे पास हो सके बच्चों। ठीक, प्लाज्मा पास हो सके। इसका डायमीटर कितना होता है 50 से 100 नैनोमीटर क्या होता है बच्चों इसका डायमीटर होता है, ताकि जो इसेंशियल वेस्ट मटेरियल्स हैं वो क्या हो सके उस फेनेस्ट्रेशन से पास हो सके बच्चों। फिर दूसरा आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे होंगे बच्चों, ये क्या है बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक, यहाँ से चीजें पास होके इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे आती हैं, और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करके फिर ये बच्चों कहाँ आती हैं बाउंस कैप्सूल में आ जाती हैं। ठीक, तो पहली लेयर तो ये हो गई, दूसरी लेयर बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, और तीसरी लेयर बच्चों हमारे पोडोसाइट सेल्स हो गए। अब अगर मैं बेसमेंट मेम्ब्रेन की बात करूं तो फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन भी बच्चों फर्दर 3 लेयर्स में डिवाइड होती है। पहली लेयर हमारी जो होती है लैमिना रेरा इंटरना होती है, दूसरी लेयर बच्चों लैमिना डेंसा होती है, और तीसरी लेयर बच्चों जो होती है लैमिना रेरा एक्सटर्ना होती है। एक्सटर्ना बच्चों किसको फेस कर रहा है वो पोडोसाइट्स को फेस कर रहा है, और लैमिना रेरा इंटरना किसको फेस कर रहा है वो इंडोथीलियल सेल्स को फेस कर रहा है। और बीच में आप एक थिक या डेंस कलर का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं टाइप 4 कोलेजन होता है, जिसको हम लैमिना डेंसा बोलते हैं बच्चों। ठीक, और ये
और ये जो दो लेयर होती हैं वो सेम सब्सटेंस से मिलकर बनी हुई होती हैं, जो इंटरना होता है, जो एक्सटर्ना होता है बच्चों, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिपैटिक या हेपेटिक सल्फेट सल्फेट बोलते हैं बच्चों। एक बार आप इसका देख लेना क्या होता है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक, तो ये बच्चों क्या होते हैं, निगेटिवली चार्ज होते हैं। अब ये निगेटिवली चार्ज होते हैं तो ये क्या करते हैं, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन की दो सरफेस है बच्चों, आउटर सरफेस और इनर सरफेस और आउटर सरफेस, ये क्या होती है, निगेटिवली चार्ज होती है। ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं बच्चों निगेटिव सब्सटेंस को यहाँ से पास होने में। ठीक, तो इसके थ्रू वही चीजें फिल्टर आउट होती हैं, वही चीजें बाउंस कैप्सूल में पहुंचती हैं जो क्या होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि निगेटिव चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है। तो इसीलिए बच्चों जो मेजर प्रोटीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, निगेटिवली चार्ज होते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, फिल्टर होके बाउंस कैप्सूल्स में नहीं आते हैं। अगर कोई पैथोलॉजी होती है, कोई दिक्कत होती है, कोई इन्फ्लामेशन होता है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकते हैं, ये पास होके बाउंस कैप्सूल्स में पहुंच सकते हैं। अदरवाइज ये नहीं पास करते हैं बच्चों। कुछ अमाउंट में जैसे क्लोराइड आयन हो गया या कुछ माइनर स्मॉल प्लाज्मा प्रोटीन्स हो गए जिनका डायमीटर बहुत कम होता है बच्चों, वो क्या करते हैं, पास कर पाते हैं। ठीक, तो ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन्स के बारे में। अब तीसरी लेयर क्या है बच्चों, ये पोडोसाइट्स है। ये जो सेल्स आप देख रहे हैं बच्चों, ये क्या है, पोडोसाइट्स है। तो इनमें एक वो होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है बच्चों, इसमें फूड प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं। ये जो आप प्रोसेसेस देख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, फूड प्रोसेस बोलते हैं, जो कि पोडोसाइट्स में प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या बनाते हैं बच्चों, एक फिल्ट्रेशन या सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जो कि फिल्ट्रेशन को क्या करता है, फैसिलिटेट करता है। अब मैं इन दो पोडोसाइट्स के बीच में गैप की बात करूं, जो ये गैप है इनके बीच में बच्चों नेफ्रिन प्रेजेंट होता है। पहली चीज क्या होती है, नेफ्रिन प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है, दो सेल्स को ऐसे लॉक करके रखती है। ठीक, आप ये देख रहे होंगे, ये दोनों सेल्स आपस में इसी नेफ्रिन के थ्रू क्या है, कनेक्टेड है बच्चों। ठीक, और इनका डायमीटर 7 से 9 नैनोमीटर होता है। ठीक, आप यहां पर देख रहे थे कि इसका डायमीटर कितना था बच्चों, 50 से 100 नैनोमीटर था, लेकिन जो इसका डायमीटर होता है बच्चों वो 7 से 9 नैनोमीटर ही होता है। तो इससे छोटे सब्सटेंस जो होते हैं वही क्या कर पाते हैं, पोडोसाइट्स को पास कर पाते हैं, अगर अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर हम बात करें कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन की बच्चों, जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, तो उसमें क्या होता है, इनमें इन्फ्लामेशन होता है और ये जो डायमीटर है, जंक्शन है, वो क्या होते हैं, ढीले हो जाते हैं और इसका डायमीटर बढ़ जाता है बच्चों। इसीलिए उस कंडीशन में जो बॉडी में मेजर प्रोटीन्स होते हैं, जैसे एल्बुमिन होता है, वो क्या करता है, यूरिन में आने लगता है, जिसको हम प्रोटीन यूरिया कहते हैं बच्चों। ठीक, दूसरा अगर हम यहाँ पे एक बात करें, फिल्ट्रेशन स्लिट की बात करते हैं। ठीक, ये क्या है, फिल्ट्रेशन स्लिट है, जिसका डायमीटर कितना है बच्चों, 25 से 30 नैनोमीटर होता है। ठीक, तो ये उस सब्सटेंस को पास करने में हेल्प करता है। और ये दोनों मिला के बच्चों क्या बनता है, स्लिट डायफ्राम बनता है, जो कि रेगुलेट करता है कि पोडोसाइट सेल से कौन सी चीजें पास होंगी, कौन सी चीजें नहीं पास होंगी बच्चों। ठीक, तो ये डिटेल स्ट्रक्चर हो गया हमारे रेनल कॉर्पोसल्स का, कि रेनल कॉर्पोसल्स कैसा होता है और कैसा दिखता है, और जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है बच्चों। और ये फिल्ट्रेशन पे जो मतलब कई चीजों पे डिपेंड करता है बच्चों। जैसा कि हम जानते हैं जीएफआर कई चीजों पे डिपेंड करता है। हम जीएफआर को बच्चों एक आने वाले लेक्चर में, जिसमें हम यूरिन फॉर्मेशन पढ़ेंगे, तो उसमें हम डिटेल में बताएंगे कि जीएफआर किन किन चीजों पे डिपेंड होता है और नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होता है। उन सारी चीजों को हम यूरिन फॉर्मेशन वाले लेक्चर में डील करेंगे। ठीक, तो उम्मीद करता हूं आपको इसमें सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं पोडोसाइट्स। तो हमने देखा था है फिंगर लाइक प्रोसेस कार्ड, पेडिकल्स या फूड प्रोसेस भी बोलते हैं। पेडिकल्स फॉर्म फिल्ट्रेशन स्लिट्स, जो स्लिट्स बन रहे थे बच्चों उनके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फिल्ट्रेट स्लिट आर कवर्ड बाय थिन स्लिट डायफ्राम, तो वो जो स्ट्रक्चर था बच्चों बन रहा था उनको हम मिलाकर क्या बोलते हैं, स्लिट डायफ्राम बोलते हैं। ठीक, अब दूसरा हम बात करते हैं ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन बैरियर की, जिसमें हमने देख लिया था फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियम कैपिलरी थी, बेसमेंट मेम्ब्रेन था और पोडोसाइट्स था बच्चों। ठीक, तो ये हमने तो पढ़ लिया था पीछे। नेक्स्ट अब बात करते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स के बारे में। तो द रीनल ट्यूब्यूल बिगेन फ्रॉम द बाउंस कैप्सूल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन ऑफ द
सब्सटेंस। ठीक, तो हमने रेनल कॉर्पोसल्स जो मेनली था बच्चों वो किससे डील कर रहा था, फिल्ट्रेशन से डील कर रहा था। अब देखिए फिल्ट्रेशन तो लगभग 125 ml पर मिनट हो जा रहा है बच्चों। अगर इस हिसाब से हमारी बॉडी से फिल्ट्रेशन होगा तो हमारे बॉडी का जितना भी ब्लड वॉल्यूम है बच्चों वो क्या होता, फॉल कर जाएगा और हमें हाइपोवॉल्मिया होगा और शॉक की वजह से हम मर सकते हैं, या बॉडी क्या हो सकती है बच्चों, शॉक में जा सकती है। तो जो रेनल ट्यूब्यूल्स हैं बच्चों वो क्या करते हैं, जितना भी फिल्ट्रेशन होता है उसका लगभग 99% ये क्या करते हैं बच्चों, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब इस एब्जॉर्प्शन में जो हेल्प करता है वो कौन सी चीजें होती हैं बच्चों, हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, लूप ऑफ हैनले होता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट होता है बच्चों। ठीक, कलेक्टिंग डक्ट मेनली क्या करते हैं बच्चों, ये जो हमारी मेडुलरी ग्रेडियंट्स है, मेडुला का जो ग्रेडियंट होता है बच्चों उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। और कुछ कंडीशन में कुछ हार्मोनल कंडीशंस होती हैं जिसमें ये वाटर का और किसका एब्जॉर्प्शन करती हैं बच्चों, सोडियम का एब्जॉर्प्शन कराती है। वो भी किसके इन्फ्लुएंस में, हार्मोन के इन्फ्लुएंस में ये होता है। ठीक, मेनली अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कराता है बच्चों, और लूप ऑफ हैनले कराता है। ठीक, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी नॉर्मल कंडीशन में बच्चों एब्जॉर्प्शन नहीं कराती हैं, हार्मोन के इन्फ्लुएंस में या बॉडी में कुछ इम्बैलेंस होता है इलेक्ट्रोलाइट का, या बॉडी को एक्स्ट्रा हाइड्रेशन या एक्स्ट्रा वाटर की जरूरत होती है, जब बॉडी हाइपोवॉल्मिक कंडीशन में जाती है बच्चों तो उस कंडीशन में ये क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कराती हैं। ठीक, तो बात करते हैं सबसे पहले प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में। अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें बच्चों तो ये रेनल कॉर्टेक्स में पाया जाता है, लोकेटेड इन रेनल कॉर्टेक्स, लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक, क्या होती है बच्चों, ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल से मिलकर बनी होती हैं जो कि ब्रश बॉर्डर होती हैं। अब ये ब्रश बॉर्डर क्यों होती है बच्चों, क्योंकि ये सरफेस एरिया को क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं, जिससे कि क्या होता है, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है बच्चों। ठीक, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। ठीक, और ये बिगेन कहाँ होता है, बाउंड कैप्सूल से लेके जहां से हमारा ये हैंड लूप ऑफ हैनले स्टार्ट होता है वहां तक ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है बच्चों। सेल्स आर रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो इसकी सेल्स होती है बच्चों उनमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ बच्चों मेनली जो हो रहा है एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है बच्चों। ठीक, तो रीएब्जॉर्प्शन के लिए एटीपी की जरूरत पड़ती है और माइटोकॉन्ड्रिया क्या कराता है, एटीपी का फॉर्मेशन कराता है। अब चलिए देखते हैं इसका डिटेल, थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं, इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है बच्चों साइट ऑफ मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन। ठीक, जैसे हमने देखा था कि 125 ml क्या होता है पर मिनट बच्चों फिल्ट्रेशन होता है, लेकिन अगर इस हिसाब से होगा तो हमारे बॉडी का मोस्ट ऑफ द जो वाटर है वो क्या होगा, यूरिन फॉर्म हो जाएगा। लेकिन पीसीटी क्या करता है बच्चों, उसका 99% क्या करता है, एब्जॉर्ब करा लेता है। अब देखते हैं एब्जॉर्ब कौन कौन सी चीजें, रीएब्जॉर्ब कौन कौन सी चीजें कराता है। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, एक बार मैं बता देता हूं। ये क्या है, बाउंड कैप्सूल है। ठीक, फिर ये पीसीटी, ये लूप ऑफ हैनले, यहाँ से डीसीटी फिर स्टार्ट होता है, फिर बच्चों ये फाइनली कहाँ जाके कलेक्टिंग डक्ट में मिल जाता है। ठीक, तो रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होगा, एक बार जो इसमें फिल्ट्रेट आ गया इसको दोबारा कहाँ ले जाना, हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ले जाना। ठीक, तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में दोबारा क्या होना, रीएब्जॉर्ब होना ही क्या कराता है, रीएब्जॉर्प्शन कराता है। और इससे कुछ वेस्ट मटेरियल कहाँ सिक्रीट होना, इस ट्यूब्यूल्स में सिक्रीट होना क्या कहलाता है, सिक्रीशन कहलाता है। ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर मेनली कौन कौन सी चीजें रीएब्जॉर्ब होती हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। ठीक, तो मेनली बच्चों 65 से 70% जो वो फिल्टर्ड वाटर होता है बच्चों वो क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। और ये कैसे होता है बच्चों, पैसिव एब्जॉर्प्शन इसका होता है। ठीक, दूसरा बच्चों सोडियम और क्लोराइड का, सोडियम का लगभग कितना एब्जॉर्प्शन होता है, 65% एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और क्लोराइड का भी कुछ होता है बच्चों, मैग्नीशियम, कैल्शियम और फॉस्फेट का भी होता है। और ग्लूकोज और अमाइनो एसिड का बच्चों 100% एब्जॉर्प्शन हो जाता है पीसीटी में। ठीक, और बाइकार्बोनेट का भी एब्जॉर्प्शन हो जाता है, अराउंड 50% इसका भी एब्जॉर्प्शन होता है। और सिक्रीशन किस किस चीज़ों का होता है, हाइड्रोजन आयन का, और ड्रग और टॉक्सिन्स, और क्रिएटिन भी कुछ होता है बच्चों, क्रिएटिन भी क्या होता है, सीक्रीट होता है यहाँ पर। ठीक,
और क्या होता है, हाँ मेनली ये चीजें क्या होती हैं बच्चों, सीक्रेट होती हैं और रीअब्जॉर्ब होती हैं पीसीटी वाले स्ट्रक्चर से। ठीक, तो अब पीसीटी के हम अगर रीअब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन की बात करें तो वो किस तरीके से होता है। ठीक, तो अब देखिएगा जो प्लाज्मा का क्या होती है, ऑस्मोलैरिटी होती है बच्चों, वो 300 मिली ऑस्मोल होती है, और जो बाउंस कैप्सूल में होता है वो भी कितना होता है, 300 मिली ऑस्मोल ही होता है बच्चों। ठीक, तो इसमें मेनली क्या क्या प्रेजेंट है, सोडियम प्रेजेंट है, पोटेशियम प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, कुछ एमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, क्लोराइड प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम, और ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो इतने तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं बच्चों कहाँ पर, हमारे पीसीटी में। सबसे पहला होता है सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, जिसको हम सेकेंडरी एक्टिव होता है बच्चों। यहाँ पर आप देख रहे होंगे रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ठीक, सबसे पहले क्या होता है, जो इसके ट्यूबुलर सेल्स होते हैं बच्चों, वहां पर सोडियम पोटेशियम पंप होता है, जिससे सोडियम 3 सोडियम क्या होता है, बाहर जाता है और 2 पोटेशियम अंदर आता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सोडियम आयन का कंसंट्रेशन कम हो रहा है। तो सोडियम आयन कंसंट्रेशन को कंपनसेट करने के लिए जो ट्यूब्यूल से सोडियम कहाँ हो रहा है, अंदर आ रहा है। तो जब सोडियम अंदर आता है तो उसके साथ साथ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल भी क्या होते हैं, अंदर आ रहे होते हैं, और इस ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव। इसी तरह बच्चों सोडियम के साथ साथ अमाइनो एसिड भी आता है, उसको हम भी क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एक्टिव बोलते हैं। ठीक, फिर सोडियम एंड H+ आयन के एंटी ट्रांसपोर्ट होता है बच्चों, मतलब सोडियम क्या है, ट्यूबुलर सेल से बाहर अंदर जा रहा है, सॉरी ट्यूब्यूल से ट्यूबुलर सेल्स में सोडियम जा रहा है बच्चों, और ट्यूबुलर सेल से H+ आयन कहाँ आ रहा है, अंदर आ रहा है। ठीक, तो ये होता है ट्रांसपोर्ट। और फिर सोडियम और क्लोराइड का क्या होता है बच्चों, सिम ट्रांसपोर्ट होता है, सिम ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक, अब यहाँ पर एक बार उसको भी मेंशन कर देते हैं। चौथा सोडियम एंड क्लोराइड सिम ट्रांसपोर्ट। तो इतने तरह के बच्चों क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। और अगर हम बात करें मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोराइड और पोटेशियम का तो बच्चों, तो उनका पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट होता है, जो 2 सेल्स के बीच में क्या होता है, गैप प्रेजेंट होता है बच्चों, इसके थ्रू पहला पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट होता है, किसका, कैल्शियम का और मैग्नीशियम और इसका। और जो कुछ प्रोटीन्स अगर आ जाते हैं बच्चों, जैसे कि इंसुलिन आ जाता है या हीमोग्लोबिन आ जाता है, तो वहां पर पीसीटी के सरफेस पर इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन के। ये प्रोटीन क्या करता है, उन रिसेप्टर से बाइंड करता है और इनका एंडोसाइटोसिस होता है। फिर ये लाइजोसोम के ग्रेन्यूल्स में क्या हो जाते हैं बच्चों, इंगल्फ हो जाते हैं, और फिर ये लाइजोसोम क्या करता है, इसको ब्रस्ट आउट कर देता है, मतलब ये सेल एंडोथीलियल सेल के साथ क्या करता है, फ्यूज करके ये दोबारा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में आ जाते हैं, उनके कंस्टिट्यूएंट में आ जाते हैं। मतलब इनका क्या होता है बच्चों, जैसे इंसुलिन है और हीमोग्लोबिन है। ठीक, तो ये क्या होते हैं, अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, उनमें कन्वर्ट होके ये क्या होते हैं, ब्लड में दोबारा आ जाते हैं बच्चों। ठीक, तो पीसीटी में इतनी सारी चीजें होती हैं। अब ये बच्चों यूरिन फॉर्मेशन के समझने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक, नेक्स्ट अब बात करते हैं लूप ऑफ हेनले के बारे में। ठीक, एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स इनटू द मेडुला एंड बैक टू द कॉर्टेक्स। अब ये देखेंगे कि जो लूप ऑफ हेनले होता है बच्चों, इसका मेन जो पार्ट होता है वो किडनी के कौन से वाले स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, कॉर्टेक्स वाले स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है बच्चों, सॉरी हाँ मेडुला वाले स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। जो स्ट्राइटेड अपीयरेंस मिलता है इस पिरामिड को बच्चों, वो किससे मिलता है, इन्हीं कॉर्टेक्स, सॉरी इन्हीं लूप ऑफ हेनलेस की वजह से मिलता है। ठीक, तो कॉर्टेक्स वाले रीजन में क्या क्या प्रेजेंट था बच्चों, हमारा ग्लोमेरुलस था, बाउंस कैप्सूल था, और क्या था बच्चों, पीसीटी था। अगर हम मेडुला में बात करें तो मेडुला में क्या है, हमारा लूप ऑफ हेनले। तो मेनली जो लूप ऑफ हेनले का मेन पार्ट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, मेडुला में ही प्रेजेंट होता है। ठीक, तो इसमें 2 पार्ट होता है बच्चों, एक डिसेंडिंग लिम्ब होता है, दूसरा असेंडिंग लिम्ब होता है। अगर हम डिसेंडिंग लिम्ब्स की बात करें, ये क्या है बच्चों, डिसेंडिंग लिम्ब है। ठीक, तो डिसेंडिंग लिम्ब क्या होता है, सिर्फ वाटर के लिए क्या होता है बच्चों, परमिएबल होता है। ठीक, जैसे जैसे पेरिट्यूब्यूल्स कैपिलरीज से जो फिल्ट्रेट है वो बच्चों नीचे आता है, इससे वाटर क्या होता है, बाहर निकलता रहता है। क्या होता है, वाटर बाहर निकल रहता है। तो अब ये वाटर बाहर क्यों निकलता है बच्चों, क्योंकि असेंडिंग लिम्ब डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर निकल रहा है, असेंडिंग लिम्ब से क्या निकल रहा है, सोडियम क्लोराइड निकल रहा होता है बच्चों। ठीक, तो
इससे सोडियम क्लोराइड निकलता है तो इसका जो बच्चों ऑस्मोलैरिटी है, किसका, मेडुलरी ग्रेडियंट है बच्चों, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक, यहाँ पर आप देखेंगे 1200 रहता है, फिर ऊपर जाएंगे 900 रहेगा, उसके ऊपर जाएंगे 600, 700, 300, फिर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ऑस्मोलैरिटी घटती रहेगी और यहाँ जैसे जैसे नीचे आएंगे ऑस्मोलैरिटी बढ़ती रहेगी। ठीक, तो इसी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए ट्यूब्यूल से क्या होता है, वाटर बच्चों इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होता है, निकलता रहता है और इसके लिए एक्वापोरिन्स होते हैं, उसके थ्रू क्या होता है, ये निकलता है। ठीक, तो जैसे जैसे आप नीचे आएंगे बच्चों वैसे वैसे क्या हो रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल निकलते जा रहे हैं। अब जब वाटर का मॉलिक्यूल निकल रहा है तो ऑस्मोलैरिटी भी कम हो रही है। तो आप स्टार्टिंग में देखेंगे पीसीटी में कितना था बच्चों, 300 था, तो आप जैसे नीचे आएंगे 600 होगा, और नीचे आएंगे 700 होगा, और नीचे आएंगे 900 होगा, और एकदम बेस पे जब आ जाएंगे तो 1200 हो जाता है। और यही जो इसके अंदर ऑस्मोलैरिटी है बच्चों, वही इंटरस्टिशियल स्पेस में भी क्या होती है, वही सेम ऑस्मोलैरिटी होती है। तो उस ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए क्या होता है बच्चों, ये वाटर का क्या होता है, परमिबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब वाटर लूप ऑफ हेनले से क्या हो रहा है, डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर क्या होता है, बाहर निकल जाता है बच्चों। और कितना निकलता है, लगभग 25% क्या होता है, वाटर का क्या हो जाता है, यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। और यहाँ पीसीटी में, एक बार पीसीटी में कितना हुआ था बच्चों, 65% हुआ था। लूप ऑफ हेनले में कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। तो ये कितना हो गया बच्चों, 25, 65, 5, 70 और 20, 90% का क्या हो गया बच्चों, एब्जॉर्प्शन हो गया। 90, 65, 5, 70 और 20, 90, यहाँ पे लगभग 25 नहीं बच्चों 15% होता है, आई थिंक, नहीं 25% ही होता है। ठीक, तो आप देखेंगे अब ये सोडियम यहाँ पर क्यों निकल रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, मैं आगे एक बार दिखाता हूँ। ठीक, चलो मैंने डायग्राम नहीं लिया है, एक बार दिखाता हूँ मैं यहीं पे। ठीक, देखिए ये क्या हो गया, पीसीटी हो गया, पीसीटी से ये हो गई हमारी लूप ऑफ हेनले। ठीक, अब देखिए जो इसका क्या होता है, असेंडिंग पार्ट होता है बच्चों, मेनली इसका जो थिक वाला पार्ट होता है, थिक असेंडिंग पार्ट होता है, वहां पर क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टर सेल्स, ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये करते क्या हैं, इसमें जो सोडियम प्रेजेंट होता है बच्चों, जो फ्लूइड जा रहा है, फिल्ट्रेट जा रहा है, इसमें जो सोडियम क्या प्रेजेंट होता है, Na+, K+ और Cl-, इसको क्या करते हैं, ये बाहर निकालते रहते हैं, सारे सेल्स इसको क्या करते हैं, बाहर निकालते रहते हैं। तो बाहर निकालने से क्या होता है, इंटरस्टिशियल जो स्पेस होता है उसकी क्या होती है, ऑस्मोलैरिटी बच्चों बढ़ जाती है। अब ये ऑस्मोलैरिटी जब बढ़ जाती है तो यहाँ से जो फ्लूइड आ रहा है बच्चों, उसकी ऑस्मोलैरिटी क्या है, कम है। मतलब बाहर क्या है बच्चों, सल्यूट ज़्यादा है और अंदर क्या है, सल्यूट कम है। तो सल्यूट जब यहाँ कम होता है और ये जो मेम्ब्रेन है वो सिर्फ किसके लिए परमेबल है, वाटर के लिए परमेबल है, तो वाटर क्या होता है बच्चों, निकलता रहता है, यहाँ से वाटर निकलता रहता है। और वाटर इस हिसाब से निकलता है कि सपोज करिए यहाँ पर 300 था, यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो 500 हो जाता है, और नीचे आएंगे 700 हो जाता है, और नीचे आएंगे 900 हो जाता है, बेस पर एकदम 1200 हो जाता है। ठीक, तो अंदर भी वही ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करते हुए ये यहाँ तक पहुँच जाता है बच्चों, और ऊपर जाते जाते इसकी ऑस्मोलैरिटी लगभग 320 मिली ऑस्मोल हो जाती है बच्चों। ठीक, तो इस तरह से ये मैकेनिज्म काम करता है, लूप ऑफ हेनले काम करता है। ठीक, अब हम इसके डिसेंडिंग लिम्ब की बात करें, हाईली परमिएबल टू वाटर, जो कि मैंने बता दिया था, नॉट परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। अब ये क्या करता है, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने में क्या करता है बच्चों, हेल्प करता है। ठीक, दूसरा असेंडिंग लिम्ब की बात करें, इम्परमिएबल टू वाटर। अब असेंडिंग लिम्ब की जब बात हो रही थी वो क्या था बच्चों, इम्परमिएबल था वाटर के लिए, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट सोडियम एंड क्लोराइड, जो कि क्या कर रहा था बच्चों, मेडुलरी ग्रेडियंट को क्या कर रहा था, मेंटेन कर रहा था। ठीक, डिवाइड इनटू थिन असेंडिंग लिम्ब एंड थिक असेंडिंग लिम्ब, थिक रिसेप्टर फॉर सोडियम क्लोराइड एंड
पोटेशियम प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन क्या होता है बच्चों, क्रिएट्स मेडुलरी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इसेंशियल फॉर कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन। जो यूरिन का कंसंट्रेशन होता है बच्चों वही मेनली कौन मेंटेन करता है, यही पार्ट मेंटेन करता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के बारे में। लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स वाले रीजन में बच्चों ये भी प्रेजेंट होता है। लाइन बाय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, नो ब्रश बॉर्डर। पीसीटी बच्चों ब्रश बॉर्डर था और क्यूबॉइडल था, ये नो ब्रश मतलब क्यूबॉइडल होते हैं लेकिन इसमें ब्रश बॉर्डर नहीं प्रेजेंट होता है। अब इसके फंक्शंस की बात करें तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ, पहला बच्चों सोडियम, दूसरा कैल्शियम। अब सोडियम का एब्जॉर्प्शन किसके इन्फ्लुएंस में हो रहा है बच्चों, एल्डेस्ट्रॉन के इन्फ्लुएंस में हो रहा है, और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बच्चों पीटीएच के उसमें हो रहा है। दूसरा बच्चों सिक्रीशन किस किस चीज का होता है, हाइड्रोजन आयन का और पोटेशियम आयन का। ठीक, अब देखिए इसमें पीसीटी में दो पार्ट होता है। ठीक, पर मैं दिखाता हूँ। सपोज करिए ये क्या है, डीसीटी वाला पार्ट है बच्चों। ठीक, तो ये क्या हो गया, डीसीटी के सेल्स होगा, और यहीं पर एक सेल और प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैकुला डेंसा बोलते हैं बच्चों, मैकुला डेंसा। ठीक, देखिए अब इस सेल पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं किसके लिए बच्चों, एल्डेस्ट्रॉन के लिए, और दूसरा किसके लिए बच्चों, पीटीएच के लिए। ठीक, पहला पीटीएच दूसरा एल्डेस्ट्रॉन। अब देखिए बॉडी में अगर सोडियम का, H2O का या बीपी कम हो जाता है बच्चों तो ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। ठीक, किसको, एल्डेस्ट्रॉन के सिक्रीशन को। जब एल्डेस्ट्रॉन सिक्रीट होता है तो ये क्या करता है, यहाँ से सोडियम का और वाटर का क्या कराता है बच्चों, सिर्फ सोडियम को, सॉरी एल्डेस्ट्रॉन सिर्फ सोडियम का एब्जॉर्प्शन कराता है बच्चों। ये आप याद रखें कि कहां से, डीसीटी से। ठीक, पीटीएच क्या करता है बच्चों, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराता है, आप ये याद रखेंगे। और मैकुला डेंसा सेल्स क्या होते हैं बच्चों, ये पार्ट होता है जक्स्टाग्लैमुरुलस apparatus का, जी एक apparatus का ये क्या होता है, पार्ट होता है बच्चों। ठीक, यहाँ पर आप देखेंगे मैकुला डेंसा सेल, स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ डीसीटी नियर ग्लोमेरुलस, पार्ट ऑफ जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus, सेंस सोडियम कंसंट्रेशन इन ट्यूबुलर फ्लूइड। ठीक, देखिए ट्यूबुलर फ्लूइड में क्या करता है, सोडियम के कंसंट्रेशन को ये क्या करता है, सेंस करता है और उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कराता है। कुछ स्पेशल कंडीशन में बच्चों जब भी बॉडी में किसकी, सोडियम की और वाटर की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों जब हम ऑटो रेगुलेशन पढ़ेंगे, किसका, किडनी का ऑटो रेगुलेशन पढ़ेंगे। लास्ट में हम बात करते हैं अब किसके, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट की। तो रिसीव यूरिन फ्रॉम मल्टीपल नेफ्रॉन्स, पासेस थ्रू कॉर्टेक्स एंड मेडुला। अब देखिए जो कलेक्टिंग डक्ट है बच्चों वो लास्ट पार्ट होता है हमारे नेफ्रॉन का। अब जितना भी एब्जॉर्प्शन होना था, रीएब्जॉर्प्शन होना था, फिल्ट्रेशन होना था, सिक्रीशन होना था, वो सब कुछ हो जाता है। फिर फाइनली ये कलेक्टिंग डक्ट में क्या करती हैं, जाके ड्रेन करती हैं। अब इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं बच्चों, एक प्रिंसिपल सेल होता है, दूसरा इंटरकैलेटेड सेल्स होते हैं। कहाँ पे, कलेक्टिंग डक्ट में। प्रिंसिपल सेल का काम क्या होता है, कुछ अमाउंट में वाटर का क्या कराता है बच्चों, एब्जॉर्प्शन कराता है, और यूरिया का सिक्रीशन भी होता है बच्चों प्रिंसिपल सेल से। इंटरकैलेटेड सेल्स दो टाइप के होते हैं, एक ए इंटरकैलेटेड होता है, दूसरा बी इंटरकैलेटेड होता है। ए इंटरकैलेटेड क्या करता है, वर्क इन एसिडोसिस। देखिए अब ब्लड में जब क्या होता है, ब्लड का पीएच बच्चों क्या होता है, कम हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिडोसिस बोलते हैं। तो उस कंडीशन में ये क्या कराता है, रीअब्जॉर्प्शन कराता है बाइकार्बोनेट का, कहां से, कलेक्टिंग डक्ट से। ठीक, जो बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है किसमें बच्चों, हमारे यूरिन में, उसको क्या कराता है, ये यूरिन में नहीं, कलेक्टिंग डक्ट का जो ट्यूब सेल्स होते हैं बच्चों, जो इंटरकैलेटेड सेल्स होते हैं, इंटरकैलेटेड ए सेल्स होता है, वहां से क्या कराता है, बाइकार्बोनेट को ये एब्जॉर्ब कराता है, कहां पर, ब्लड में रीअब्जॉर्ब कराता है। ठीक, तो ये ब्लड में जब बाइकार्बोनेट जाता है तो वो पीएच को क्या करता है बच्चों, बढ़ा देता है। तो उससे जो एसिडोसिस हो रहा है, पीएच कम था, वो क्या होता है, मेंटेन हो जाता है। बी का काम करता है बच्चों जब एल्कोलोसिस, ब्लड का क्या होता है, पीएच कम हो जाता है, सॉरी बढ़ जाता है।
तो उस कंडीशन में ये क्या कराता है, सिक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट, ब्लड से बाइकार्बोनेट को सिक्रीट कराता है, कहाँ पर, कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट से फिर वो कहाँ जाता है, यूरिन में आ जाता है। और H+ आयन का भी क्या कराता है बच्चों, रीएब्जॉर्प्शन कराता है। ठीक, तो एसिड बेस को मेंटेन करने में, एसिड बेस के बैलेंस को बनाए रखने में कलेक्टिंग डक्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। फंक्शन की बात करें, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन रेगुलेटेड बाय ADH। ADH किस पे काम करता है बच्चों, कलेक्टिंग डक्ट पे काम करता है। और ADH का काम क्या है, सोडियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना और वाटर के एब्जॉर्प्शन को क्या करना, इंक्रीज कर देना। ऑटो रेगुलेशन में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। रीअब्जॉर्ब वाटर एंड सोडियम, मेंटेन एसिड एंड बेस बैलेंस, जो कि जो ए सेल्स था, इंटरकलेटेड ए सेल्स था और इंटरकलेटेड बी सेल था बच्चों, वो क्या करता है, इसको मेंटेन करता है। नेक्स्ट अब जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस की बात करें तो इसमें दो तरह के सेल्स आते हैं बच्चों, एक तो हमारा मैकुला सेल्स आता है, दूसरा जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल आता है जो कि एफरेंट आर्टरियोल का पार्ट होता है, और तीसरा बच्चों एक्स्ट्राग्लोमेरुलस मेसेनगिलियल सेल्स आते हैं। ये फैगोसाइटोसिस सेल होते हैं बच्चों, फैगोसाइटोटिक सेल्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं बाउंड कैप्सूल्स के आसपास। ठीक, ये तीनों मिलकर बच्चों क्या बनाते हैं, डीसीटी या जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस बनाते हैं। इसका काम क्या होता है, ये बीपी को रेगुलेट करता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को, और रेनिन के सिक्रीशन को क्या करता है बच्चों, स्टिमुलेट करता है। ये सब आप डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ पर, ऑटो रेगुलेशन ऑफ किडनी। ठीक, तो यहाँ पर बच्चों खत्म होता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के हमने हर एक चीज को डिटेल में देखा। आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन के बारे में, कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका कंसंट्रेशन कैसे होता है, हम उसको डिटेल में देखेंगे। चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस नोट को क्या करना है, अगर आपको लेना है बच्चों तो आप हमारे एग्जाम मार्क ऐप से ले सकते हैं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।